नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, बाजार में आज रौनक देखने को मिल रही है। निफ्टी एट डे हाई 197 अंक की बढ़ोतरी 22,280 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी अच्छी रौनक आज के सत्र में भी देखने को मिल रही है। 300 अंकों के करीब देखिए 250 अंकों के करीब बढ़ोतरी यहाँ पे 0.25% तेज होकर 48,476 के लेवल पर कामकाज करता हुआ बैंक निफ्टी। इनफैक्ट आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी। मिड कैप देखिए 0.25% की तेजी के साथ 48,840 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। ये भी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ। वहीं स्मॉल कैप देखिए यहाँ पे भी 300 अंकों की बढ़ोतरी 2% से ज्यादा उछलकर 15,060 के लेवल पर स्मॉल कैप काम कर रहा है। ब्रेथ आपको अच्छी दिखेगी बाजार की, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी तेजी। 2274 ऐसे स्टॉक्स जो अभी उछलकर कारोबार कर रहे हैं। गिरने वालों की संख्या देखिए काफी कम, 316 से स्टॉक्स जिस पर दबाव देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। निफ्टी को कौन पुश करता हुआ आज के सत्र में? महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी। भारती एयरटेल ब्रोकरेजेस बुलिश, गेनर्स में शामिल। इन्फोसिस भी देखिए कहीं ना कहीं सपोर्ट देता हुआ निफ्टी को। वहीं एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक, सीमेंट जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। और देखिए एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वो हैवीवेट्स जो कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। लेकिन एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई में अच्छी तेजी और निफ्टी बैंक को पुश करता हुआ दिख रहा है आज के सत्र में। तो बाजार का हाल अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खिलाड़ी जतिन जी, अरुण जी, ओशो जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। जिस तरीके से बाजार में रौनक देखने को मिल रही है, उस पर भी सवाल पूछूंगी मैं कि आखिर ये तेजी कितनी टिकाऊ है। अरुण जी आप बताइए, पहले तो मार्केट जिस तरीके से आज रिकवरी देखने को मिल रही है, कितनी टिकाऊ लग रही है आपको ये तेजी? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। देखिए आज डेफिनेटली मुझे लग रहा है टिकाऊ तेजी होनी चाहिए। इसके अगेन वही कारण है जो लास्ट 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं। फुट राइटिंग काफी हो रही है नीचे में, चाहे आप निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें। निफ्टी में क्लियरली 22,000 और 22,100 के पुट में भी आज अच्छी राइटिंग है और बैंक निफ्टी में 48,000 के पुट में भी राइटिंग है। तो मुझे लग रहा है टिकाऊ तेजी थोड़ी टिकाऊ रहेगी और ऊपर में मुझे लग रहा है 22,350 तक हो सकता है एक रैली एक्सटेंड हो, चाहे वो आज हो या कल हो सकती है। पर मुझे लग रहा है 22,350, 22,400 एक रेजिस्टेंस रहेगा कल की एक्सपायरी के लिए। 22,400 के ऊपर मुझे नहीं लग रहा मार्केट आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बायस पॉजिटिव रहना चाहिए 1 से 2 दिन की जहां तक बात है। माइनर इंट्राडे डिप आ सकता है, 10, 20, 40 पॉइंट का डिप कभी भी निफ्टी में आ सकता है। तो जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स है आज जो भी 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, 22,350, 22,400 वहां तक मुझे लग रहा है रैली एक्सटेंड हो सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए 22,100 के आसपास। 22,100 के नीचे जाएगा तो ट्रेंड वापस वीक हो सकता है। तो ये फिलहाल रणनीति निफ्टी पे तेजी टिकाऊ लग रही है। चलिए अब फटाफट से रख देते हैं रिटर्न कार्ड आपके स्क्रीन पर। हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड कैसे हैं, क्या स्थिति वहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है, एक बार वो फिर सीधे हम चलेंगे कॉल्स के। और अरुण कुमार जब भी लीड कर रहे हैं 10.25% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पे ओशो जी 0.16% का रिटर्न यहाँ पे देते हुआ। और जतिन जी का पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन साइड पे ट्रेड कर रहे हैं, 4.5% का नेगेटिव रिटर्न। अरुण जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर और क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन कौन से स्टॉक्स इन्होंने जुपिटर वैगन सुझाया था वहाँ से एग्जिट ले लिया है, और साथ ही आप अगर आप देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अरुण जी बताइए आज के सेशन में क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए अगेन कल डिफेंस रेलवे की बात थी, तो आज पावर में मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम है, तो पावर रिलेटेड स्टॉक्स में बाइंग की सलाह रहेगी। सीजी पावर में बाई करने की सलाह है। ये स्टॉक अभी एफ में भी है, तो काफी शॉर्ट्स मुझे लग रहा है कवर होने चाहिए। तो 613 के आसपास एक चल रहा है, तो इसको बाई करें। 601 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 648 तक के टारगेट्स सीजी पावर में देखने को मिल सकते हैं। सीजी पार एट डे हाई और यहाँ पे खरीदारी की राय आपको लगा के चलना है। 601 का स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस आप 648 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर से। अब रखते हैं पोर्टफोलियो ओशो जी का स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ है, एक बार वो नजर डालते हैं। तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, वही साथ ही 2 स्टॉक्स उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, ग्लेनमार्क और एक और भारतीय एयरटेल से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ओशो जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन में, सेल या बाय? वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड अरुण आपको। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड मुझे काफी अच्छा पॉजिटिव लग रहा है, काफी अच्छा बाउंस देखने को मिला है, तो व्यू पॉजिटिव ही है। एंड अभी स्टॉक्स भी बाइंग के तरफ ही है, बट बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच नहीं है, इसीलिए एक ही बाई का रिकमेंडेशन है। एक पावर सेक्टर का था जो कि ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। सो सेकंड मुझे लगता है केमिकल स्पेस में भी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो केमिकल से आरसीएफ एक काउंटर है जिसमें एक अच्छा रिवर्सल का पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो आरसीएफ पे बाई की रिकमेंडेशन है करंट लेवल्स पे।
116 रुपए का स्टॉप लॉस एडवाइजेबल रहेगा एंड हायर लेवल्स पे 132 रुपीस तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आरसीएफ में आप बाइंग की सलाह दे रहे हैं ओशो जी, और यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट प्राइस 132, वहीं स्टॉप लॉस आपको 116 का लगाकर चलना है। जतिन जी का पोर्टफोलियो एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं, वहाँ पे एक बार नजर, फिर उनसे भी पिक लेंगे। जतिन जी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। और CESC इन्होंने सेल साइड की ट्रेड सुझाई थी, वो अभी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। लॉरस लैब भी होल्ड कर रखा है इन्होंने, साथ ही एग्जिट लिया है इन्होंने आदित्य बिरला कैपिटल से। जतिन जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक करेक्शन के CSC लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो अभी ओपन है और लॉरस लैब्स भी ओपन है। आदित्य बिरला से एग्जिट लिया हुआ है। और अगर जो फ्रेश रिकमेंडेशन की बात करूँ तो हमें लगता है कि मेटल स्पेस में एक अच्छा खासा रुझान है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मेटल्स में से नेशनल एल्यूमिनियम जो है वो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना आपको होगा 179 का, और ऊपर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 196 के। एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा पुल बैक देना चाहिए नेशनल एल्यूमिनियम, लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ठीक है, नैल को खरीदारी करने की राय, डे हाई पे कारोबार करता हुआ 179 का स्टॉप लॉस रखें और 196 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर से। इस ओशो जी दूसरी पिक क्या होगी आपकी? आज के लिए अभी एक ही पिक बाइंग की तरफ रखेंगे। अगर मार्केट में थोड़ा सा डिप आता है तो वापस से कोई बाई की ही रिकमेंडेशन मैं पुट करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार ओशो जी की तरफ से। अरुण जी आप बताइए आपकी दूसरी पिक क्या होगी, सेल या बाय? देखिए शेयर जी अगेन डेफिनेटली बाई है। जैसा कि जतिन ने कहा मेटल स्टॉक में मोमेंटम है, तो मेटल और मेटल एलाइड जैसे स्टॉक में बाइंग की सलाह है, तो HEG में बाइंग की सलाह है। HEG मुझे लग रहा है एक अच्छे बेस के आसपास है, 365 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाई करें। 354 का स्टॉप लॉस लगाएं और 397 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है HEG, ये स्टॉक भी बाई की सलाह इसमें अरुण जी की तरफ से आते हुए। टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर 397 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 364 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है फिलहाल। जी एक बार स्टॉप लॉस दोहराइएगा अरुण जी, स्टॉप लॉस एक बार दोबारा मेंशन कीजिए। 354 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 354 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें HEG में। ये फिलहाल आपके लिए बाई साइड की ट्रेड आते हुए। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए जेंसॉल में आज 10% का लोअर सर्किट लगा है। कंपनी को लेकर ICR ने बड़ा खुलासा किया है पूरी रिसर्च के साथ। यतिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन जी बताइए क्या है खबर? तो इकरा ने भी केयर के बाद जेंसॉल की रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया है डिफॉल्ट की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कुल मिला के बैंक फैसिलिटीज़ हैं 2000 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा की, इसकी रेटिंग में इकरा ने बदलाव किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि कंपनी ने फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके रेटिंग एजेंसीज को गुमराह किया। ये फेक डॉक्यूमेंट्स जिस तरीके से इकरा को दिए गए, उसके कारण जेंसॉल का अकाउंट जो डिफ़ॉल्ट हो चुका था उसको डिफ़ॉल्ट रिकॉग्नाइज करने में देरी हुई। और कहीं ना कहीं जो शेड्यूल रीपेमेंट्स है 300 से 400 करोड़ के बीच, यहाँ भी कंपनी को दिक्कत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े डिफ़ॉल्ट के बाद इकरा ने एक बड़ा खुलासा किया है, जहाँ की कंपनी ने सत्यम की तरह ही एक फेक डॉक्यूमेंट का सहारा लेके बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, रेटिंग एजेंसीज को गुमराह किया है। प्रोजेक्ट्स में रिस्क बढ़ेंगे क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में और दूसरे प्रोजेक्ट्स में, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी कंपनी को दिक्कत आएगी। और कंपनी की जो इकाई है ब्लू स्मार्ट, यहाँ भी अगर हम देखें तो इन्होंने भी NCDs पे जो पेमेंट डिले किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरे ग्रुप में आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम्स हैं। कल स्टॉक 20% गिरा, आज स्टॉक 10% के लोअर सर्किट पे है। लेकिन आवाज़ ने जो इकरा के डॉक्यूमेंट्स खंगाले, उसमें बैंक का एक्सपोजर और NBFCs का एक्सपोजर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको दिखेगा इरेडा। जेंसॉल में इरेडा का एक्सपोजर 636 करोड़ रुपए के आसपास है। तो कुल मिला के जो लोन है उसका 33% लगभग इरेडा की तरफ से आया हुआ है। और यहाँ इरेडा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर ये NPA रिकॉग्नाइज हो जाता है, क्योंकि कंपनी ने डिफॉल्ट तो कर दिया है, तो इरेडा के ग्रॉस NPA, नेट NPA 40-50% बढ़ सकते हैं। तो इरेडा एक स्टॉक इसके पीछे फोकस में रहेगा। PFC का लगभग 350 करोड़ जितना एक्सपोजर आपको दिखाई पड़ रहा है जेंसॉल में। और ये रेटिंग एजेंसी इकरा की वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है। ICICI बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक वगैरह का छोटा एक्सपोजर है 20-25 करोड़ का। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को जेंसॉल ने तगड़ा जो है वो चूना लगाया है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। जेंसॉल की तरफ से ये बड़ा चूना लगा है। लेकिन जैसा कि आप बता भी रहे थे, इरेडा का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है इसमें, तो इस पे क्या
राय रहेगी? एक बार ओशो जी से चार्ट चेक लेते हैं। इरेडा आज 1.25% करीब तेज होकर कारोबार कर रहा है। ओशो जी, क्या लग रहा है, चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको? अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, स्पेशली इस खबर के बाद? ओवरऑल इरेडा का टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही होवर करते हुए दिखाई दे रहा है एंड टेक्निकली ओवरसोल्ड टेरेन में भी है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा कि थोड़ा अभी लोअर लेवल्स पे ही एक्सपोजर है काउंटर का। यहाँ से जब तक अपने बुलिश गैप बेयरिश गैप को हायर लेवल्स पे कवर नहीं करता है, जो अप्रोक्सीमेटली 160-62 के आसपास है, तब तक के लिए थोड़ा साइडलाइंस रहना चाहिए इस काउंटर से। 160 के ऊपर बाइंग ट्रैक्शन वापस आते हुए दिखाई दे सकता है। थोड़ा भी साइडलाइन रहने की हिदायत, और 160 के ऊपर जब जाए तब आप बाइंग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में इरेडा। चलिए इसी के साथ अब बीएससी की भी बात कर लेते हैं। बीएससी के शेयर में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बीएससी में गिरावट के क्या कारण है? एनएससी कनेक्शन बताने के लिए जुड़ी हुई है मिताली। मिताली, बताइए क्या है वजह, बीएससी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है? 7% से ज्यादा का रेट होकर ये कारोबार कर रहा है आज के सत्र में। जी, आज बीएससी में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल कल ही एनएससी ने एक सर्कुलर जारी किया है जहाँ पे उन्होंने वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी का जो पर्टिकुलर डे है, पहले थर्सडे हुआ करता था, अब उन्होंने चेंज करके इसे मंडे कर दिया है। इस सब के चलते ये माना जा रहा है कि बीएससी के वॉल्यूम्स में हमें काफ़ी दबाव देखने को मिल सकता है अगर ये एक्सपायरी चेंजेस मंडे हो जाती है तो। एक रिसर्च करी थी हमने जिसमें ये पता पड़ा है कि नवंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी के हम एक्सपायरीज के आंकड़े देखें तो बीएससी के आप दिसंबर के देखिए तो 0.12 लाख करोड़ का फिगर सामने आया था, जो बढ़ते बढ़ते फरवरी में 3.62 लाख करोड़ हो गया। यानी ये जो इनकी ट्यूसडे की एक्सपायरी थी, इसका इफेक्ट हमें इनकी टर्नओवर में देखने को मिल रहा है पिछले 3 महीने में। वही एनएससी की बात करें तो यहाँ पे एवरेज तीनों महीने में हमें सिमिलर ही देखने को मिला। तो ये एक स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके कारण एनएससी ने शायद मंडे को अपना एक्सपायरी डे चुना है। तो अब जो बीएससी का टर्नओवर था मोटा मोटी, ये हमें शायद एनएससी में अब शिफ्ट होता नजर आ सकता है। इस कारण से बीएससी में काफी हमें दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर एफएनओ की बात करें तो एफएनओ के जो टोटल टर्नओवर है सेबी के सख्त नियमों के बाद काफी गिरावट का सामना करें। नवंबर में जो सेबी ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जारी किए थे, उसके बाद से जो टोटल टर्नओवर है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली। नवंबर के मुकाबले फरवरी में जो बीएससी और एनएससी में एवरेज डेली टर्नओवर है वो 46% से डिक्लाइन होता नजर आया। जनवरी में भी ये 43% तक गिर गया। 38% का डिक्लाइन हमें दिसंबर में भी आता हुआ देखने को मिला। तो क्या थे कि रेगुलेशंस, एक बार उन पे नजर डाल देते हैं। तो सेबी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस है वो बढ़ाने की बात यहाँ करी थी, मार्जिन्स की भी यहाँ पे उन्होंने बढ़ाने की बात करी थी, और पर एक्सचेंज एक ही वीकली एक्सपायरी होगी ऐसा भी ऐलान सेबी ने किया था। इन सब के चलते एफएनओ की टर्नओवर में हमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। और एनएससी का जैसे मैंने बताया शुरुआत में, जो मंडे की इनकी वीकली एक्सपायरी का चेंज है, उसी के कारण आज बीएससी में भी हमें काफी दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बीएससी में काफी दबाव और एनएससी की एक्सपायरी में जो बदलाव को लेकर खबर आ रही है, इसकी वजह से थोड़ा बीएससी में दबाव देखने को मिल रहा है। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक्सपायरी की बात ही हो रही है तो एक्सपायरी बदलाव के दिन पर एनएससी के सीबीडीओ श्रीराम कृष्ण ने कहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वजह से एक्सपायरी का दिन बदला है। वीकेंड डेवलपमेंट में को ध्यान में रखकर एनएससी ने ये फैसला लिया है। क्या कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। मंडे को जब भी एक्सपायरी अलाउ करेंगे तो प्रिसाइज हेजिंग हो सकता है, क्योंकि वीकेंड पे आजकल बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट हो या इकोनॉमिक डेटा रिलीज हो, जो भी होता है जनरली वीकेंड पे होता है। आप देखेंगे यूएस में एक उदाहरण के तौर पे तो फेडरल रिजर्व के डिसीजंस अक्सर वीकेंड पे आते हैं और मंडे को मार्केट रिएक्ट करता है। तो इसीलिए मंडे को अगर एक्सपायरी रखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस को जल्दी रिएक्ट करने का एक मौका मिलता है। आज के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका जो राय है, उनका जो विचार है, उनकी जो मांग है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमको फैसले लेने चाहिए और वही हमने यहाँ पे किया है। तो चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का और फटाफट से लेके आते हैं मुनाफा का मीटर। आपकी स्क्रीन पर कौन से खिलाड़ी अभी आगे इस वक्त होते हुए, और देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर दिखेगा लीड अभी भी लीड में चल रहे हैं अरुण कुमार जी, और उनका पोर्टफोलियो 13.5% से ज़्यादा का 13.5% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ। वहीं दूसरे पायदान पे ओशो जी हैं, इनका भी पोर्टफोलियो लगभग 2.25% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं अब जतिन जी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं, इनका पोर्टफोलियो 0.18% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। तो फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड पर एक नज़र। चलिए अब बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधे मुलाकात होगी कोकामाई का अड्डा में। तब तक बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।